हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम विकास। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये जितनी भी हैं वो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। इनकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। आज हम करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तीन केस अराइज होती है मेनली। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से। थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, ये होता है जो रेट होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी होती है 3। किसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने ये, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये रेट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट की पावर 3 का मतलब है कि रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे 3। अब ये तीनों रिएक्टेंट या तो हो सकते हैं सिमिलर हो, या हो सकते हैं दो सेम हो एक डिफरेंट हो, या तो ये हो सकते हैं केस नंबर फर्स्ट में क्या, केस नंबर फर्स्ट में क्या कि A प्लस A ये सारे सिमिलर हो, या इसको कह सकते हो आप 3A कन्वर्ट इनटू P। इस केस में जो रेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, के A की पावर 3। क्या ये हो सकता है केस नंबर सेकंड में क्या कि A प्लस B, यानी कि दो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो और तीसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो, डिफरेंट हो। इस केस में भी रेट निकल के क्या आएगा, A का स्क्वायर और इनटू में B, यानी कि 2 + 1। यहाँ में ऑर्डर कितना है 3 है। केस नंबर 3 में क्या है कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या मिल जाए अपने को, डिफरेंट मिल जाए। तो इस केस में भी जो रेट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, के इंटू ए इंटू बी इंटू में सी। ये यहाँ पे रेट निकल के आया है, रेट निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इन दिस केस जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कितना है 3। डायरेक्ट यहाँ पे जो है वही क्या रहेगा, ऑर्डर। नेक्स्ट केस में जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1। 2 + 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 3, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1। नेक्स्ट केस में जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज द 1 1 एंड 1। 1 + 1 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। क्योंकि ऑर्डर की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने रेट लिखा है वहां कंसंट्रेशन टर्म की पावर में कितना है। ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म जो है उसकी पावर में क्या वैल्यू है, उन वैल्यूज का सम, यानी कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन विच इज राइट अप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में 3 केस अराइज होते हैं मेनली अपने पास, या तो तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो, या दो सेम हो एक डिफरेंट हो, या तीनों के तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कह रहा है कि 2NO + O2 चेंज इनटू 2NO। इन दिस केस जो रेट आएगा वो ये आएगा K इंटू में NO का स्क्वायर इंटू में O2, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया और किसका फॉर्मेशन होता है, NO2 का फॉर्मेशन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन अपने आप होती भी रहती है। NO जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है जितने भी ऑटोमोबाइल के अंदर जो फ्यूल का कंबशन होता है उस कंबशन से ये जो पॉइजनस गैस है NO उसका फॉर्मेशन लगातार होता रहता है कंटिन्यूअस वे में। और ये NO क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करती रहती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ऑर्डर में अगर मैं निकालूं तो कितना निकल के आएगा, दैट इज 2 + 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 3। यानी कि इस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो सेम है बट एक क्या है, डिफरेंट है। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट में अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो नेक्स्ट में रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू NO का स्क्वायर इंटू में Br2। ठीक है, यहां पर भी ऑर्डर कितना निकल के आया है,
यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है, दैट इज द 2 + 1 इज इक्वल टू कितना है 3, यानी कि 2NO + Br2 चेंज इनटू NOBr। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस नोन एज द रेट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिसमें दोनों दो रिएक्टेंट सेम है, तीसरा क्या है डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि केस नंबर 2 के एग्जांपल है। सिमिलर वे भी केस नंबर 1 भी हो सकता है कि तीनों के तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम मिल जाए, या ये भी हो सकता है तीनों के तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या मिले, डिफरेंट मिले। अब हम जो केस पढ़ेंगे जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है, ग्राफ बनाना है, यूनिट रेट कांस्टेंट यूनिट निकालना है, तो उस केस में हम सिर्फ ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। आज सिर्फ यही देखेंगे, सेकंड और थर्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करें। देखिएगा, पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखो रिएक्शन क्या थी, दैट इज ये थी 3A चेंज इनटू P, ये रिएक्शन थी। इसमें अपने को इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। कैसे निकालूंगा, मान लो T = 0 पे यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है 0। ये जो A है वो है क्या, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दिस इज द क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी, ऑफ रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की। ठीक है, उसके बाद यहां मैं कह दूं तो मैं T = T टाइम पे प्रोडक्ट X अमाउंट फाउंड हो गया, तो X अमाउंट ही रिएक्टेंट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। यानी कि इन दिस केस जो A - X है, इन दिस केस जो A - X है वो है क्या, दिस इज विद द A नोन एज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। यानी कि ये T टाइम पे कंसंट्रेशन है और ये कब है, 0 टाइम पे कंसंट्रेशन है। जब T = 0 था तब की कंसंट्रेशन है। ओके, अब देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सबसे पहले रेट लिखते हैं। रेट किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेट। रेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि रेट इज इक्वल टू चेंज या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to time or increase the concentration of product with respect to time known as the rate of the reaction। ठीक है, जहां पे ये जो dp है, dp यानी कि p की क्या है, कंसंट्रेशन। p की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, that will be the x है, तो मैंने लिख दिया भाई dx अपॉन में d of t। इक्वेशन नंबर क्या आई जी, ये फर्स्ट आई। नेक्स्ट केस अकॉर्डिंग टू रेट लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मैंने वही लिखा K इनटू में, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और यहाँ A की पावर में कितना आ जाएगा 3। A की पावर 3 का मतलब A की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A - X T टाइम के ऊपर, तो A - X की पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर कितनी आई, दैट इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सेकंड और थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो आप क्या आएगा कि d of x अपॉन में d of t इज इक्वल टू k इंटू A - X का क्यूब। ये आंसर अपना निकल के आया। ठीक है, A - X को नीचे ले आओ, dx अपॉन A - X का क्यूब की वैल्यू क्या आई, दैट इज द k dt आई। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, वी गेट हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन A - X का क्यूब इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। k को बाहर ले लिया क्योंकि k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब सिंपल अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक बार मिटा देता हूं ये। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है अपने को कि क्या वैल्यू आएगी। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन रफली हम निकालते हैं। इंटीग्रेशन क्या करना है मेरे को, dx अपॉन A - X का क्यूब करना है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, दैट इज द A - X की पावर -3
इंटू में dx ऐसे लिख दिया तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी a माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 और इंटू में क्या आएगा माइनस एक्स का माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इंटू में माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन में 2 क्यों लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको नीचे लेके आऊंगा पावर को तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में यहाँ लिख रहा हूं, क्या इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस में सी। यहाँ ये जो सी होगा वो क्या कहलाएगा, सी इज नोन एज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें इस सी की वैल्यू निकालनी है। सी के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, चाहे वो कंडीशन जीरो ऑर्डर में हो, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, कंडीशन सिमिलर थी। कंडीशन क्या थी लिख देता हूं, कंडीशन फॉर सी के लिए कंडीशन थी कि यदि टाइम जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी जीरो। आप लोग यहां से दे सकते हो, यदि टाइम जीरो है तो एक्स किसके बराबर है जीरो के बराबर है। पुट कर देते हैं हम इक्वेशन सेकंड किसके बराबर आती देखते हैं, 1 अपॉन ए माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये सी की वैल्यू पुट कर देता हूं 2 में, यानी कि पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी इंटू में क्या सी की वैल्यू क्या है दैट इज द प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं तो ये मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या आएगी के टी की वैल्यू यहां से निकल के क्या आई है दैट विल बी द, इस वाले टर्म को आप इस साइड ले आओ, क्या बचेगा 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू निकल के आई है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन when all the reacting molecule are same। ठीक है, तब की बात है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो भी स्टूडेंट हैं बीएससी में या चाहे वो नॉन मेडिकल ग्रुप हो चाहे मेडिकल ग्रुप हो या ऑनर्स ग्रुप हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब निकालते हैं हम हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम यानी कि टी हाफ की वैल्यू निकालनी है मेरे क्या निकालना है हाफ लाइफ टाइम निकालना है। हाफ लाइफ टाइम के लिए की जो डेफिनेशन क्या थी कि हाफ रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए कितना टाइम रिएक्शन ने कंज्यूम किया है, दैट टाइम इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम। कंडीशन कैसे होती है, मान लेता हूं इफ टाइम जो है टी हाफ के बराबर हो तो उस टाइम पे होगा क्या, उस टाइम पे जो ए की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी। और ए किसके बराबर था, ए माइनस एक्स के बराबर था। इनिशियल किसके बराबर था, ए के बराबर था। तो ए किसके बराबर होगा जी, a/2 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वैल्यू देखता हूँ क्या आती है, के इनटू में टी की जगह क्या पुट कर रहा हूं दैट इज द टी हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं ए अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए का स्क्वायर। कैंसिल करोगे 2 गया ऊपर, 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी दैट इज द 3/2 इंटू ए का स्क्वायर। ये वैल्यू है, यानी कि यहां से
जो टी हाफ की वैल्यू आई है, यहां से टी हाफ की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द 3/2k इंटू में ए का स्क्वायर। के को इस साइड डिवाइड में लेके गया मैं, के को साइड डिवाइड में, तो 3/2 इंटू के का स्क्वायर, यानी कि एक प्रकार से मैं कहूं कि टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा था जीरो ऑर्डर के केस में टी हाफ डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर केस में डिपेंड नहीं कर रहा था, सेकंड ऑर्डर के केस में ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा था, और थर्ड ऑर्डर के केस में ये इनवर्सली तो है बट स्क्वायर में है। यानी कि अगर मैं ए नोट को डबल कर देता हूं तो टी हाफ की वैल्यू जो होती है वो 4 टाइम घट जाएगी। ठीक है, ओके, आई होप समझने जरूर आया होगा ये। ओके, अब नेक्स्ट बात करता हूं क्या है। देखो नेक्स्ट अपने को क्या करना है, अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किस किस के बीच में है, पहली वैल्यू ये निकाली, दूसरी वैल्यू ये निकाली, और यहां लगा देता हूं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में यहां क्या है, ग्राफ में क्या है मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। ग्राफ में क्या है, इस साइड तो है जी टाइम, टाइम है इस साइड, और इस साइड क्या है, दैट इज द 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं 1/a का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो देखते हैं ये वैल्यू क्या थी, kt इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस। इसको क्या लिख देता हूं मैं, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या है, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसकी वैल्यू निकालो, 1/2 इंटू a का स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये इसको साइड लेके आओ, kt प्लस 1/2 इंटू a नोट का स्क्वायर, ये वैल्यू अपनी निकल के आई। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/a का स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, दैट इज द 2kt प्लस में 1/a नोट का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई, दैट इज द y इज इक्वल टू mx इंटू में c, यानी कि टाइम को यदि हम बढ़ाते हैं तो 1/a कंसंट्रेशन की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो ग्राफ अपना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से अपना कुछ ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, जहां पे इंटरसेप्ट जो है, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये कितना आएगा, दैट इज आएगा 1/a नोट का स्क्वायर, ये दैट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, a नोट का क्या है, ये स्क्वायर है, और जो स्लोप आएगा यहां से स्लोप क्या आएगा, दैट इज द 2k, यहाँ पे क्या है जी स्लोप। तो ये वाला स्लोप हो गया, ये वाला क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट केस इज द रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। अपने को क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। अब की बार क्या करना है, यूनिट निकालनी है, किसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यूनिट देखो भाई कैसे निकालते हैं, यहां से देखो टी हाफ किसके बराबर है, दैट इज द 3/2k a का स्क्वायर। k की वैल्यू निकाल लो यहां से, 3/2 इंटू टी हाफ इंटू a का स्क्वायर। यूनिट देखते हैं, 3 की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, दैट इज द सेकंड होती है भाई साहब, और ये a यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन, और वो भी कौन सी, दैट इज द इनिशियल। और कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर। तो यहाँ क्या आएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी के की जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ के आएगी, वो क्या आएगी, वो ये आएगी कि मोल -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। यानी कि यहाँ पर जो यूनिट आई है रेट कांस्टेंट की, वो किसके बराबर आया है, दैट विल बी द इक्वल टू मोल -2 लीटर टू एंड सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी रेट कांस्टेंट की। तो हमें 4 वैल्यू ही निकालनी थी। सबसे पहले हमने निकाला इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इस केस में थर्ड ऑर्डर के केस में। सेकंड निकाला टी हाफ की वैल्यू, टी हाफ बोले तो यहाँ पे है क्या, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, क्या है, हाफ लाइफ टाइम हमने निकाला।
उसके बाद क्या है, दैट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एंड फाइनली विल बी द एक्सप्रेशन, कि क्या एक्सप्रेशन रहेगा, क्या ग्राफ रहेगा, क्या ग्राफ रहेगा। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में। तो जब इस ग्राफ में देखता हूं तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन ए नोट का स्क्वायर, और जो स्लोप आता है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के, यानी कि स्लोप की हेल्प से मैं थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूं, इंटरसेप्ट की हेल्प से मैं इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यही टॉपिक था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, जहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को हम कंपेयर कैसे करें, मैं यहीं पे बता देता हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन में एंड थर्ड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था वो क्या था, x इज इक्वल टू के टी, जहां x क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन, k यहाँ पे रेट कांस्टेंट, t यहाँ पे टाइम। इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि a नोट माइनस a इज इक्वल टू के टी। जब हम फर्स्ट ऑर्डर पे आए तो ये एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो गया, इस प्रकार से एक्सप्रेशन बन गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log ऑफ a अपॉन a माइनस x, कुछ इस प्रकार का ये एक्सप्रेशन बन गया, जहां पे log ऑफ a की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस log ऑफ a का इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस k अपॉन 2.303 इंटू में टाइम। फिर बताता हूं क्या है, यह है log ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस k अपॉन 2.303 इंटू में टाइम। सेकंड ऑर्डर केस में दो कंसेप्ट आते हैं कि दोनों रिएक्टेंट सेम है तो क्या होगा, डिफरेंट है तो क्या होगा। यदि सेम है तो जो रेट एक्सप्रेशन आता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, वो क्या आता है, दैट इज द के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ये इसको ये ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए। डिफरेंट के केस में के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी, ln ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। सिमिलर वे में जब थर्ड ऑर्डर का केस आता है, कंसेप्ट आता है, तो वहां पे जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। इट मीन्स 1 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT प्लस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। यदि हम इन सभी केसेस में ग्राफ को प्लॉट करें, जीरो ऑर्डर के केस में ग्राफ बनाऊं, फर्स्ट ऑर्डर के केस में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये मान लो सेकंड ऑर्डर के केस में है, ये यहां मैं बना देता हूं, ये सेकंड ऑर्डर के केस में ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर के केस में थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूं, कोई बात नहीं है। देखो इसको ये मिटा दिया, ओके। ये किसका है, थर्ड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का ग्राफ है ये। यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है ये। और यहाँ इसका ग्राफ सेकंड ऑर्डर के केस में जो ग्राफ बनेगा वो ये लो जी, ग्राफ देखना, ग्राफ सभी के केस में अलग अलग बनेगा। यहां मैं ले लेता हूं इन दिस केस, यहां मैं ले लेता हूं ए कंसंट्रेशन, यानी कि ए का मतलब है क्या है, कंसंट्रेशन। यहां मैंने क्या लिया है, कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहां मैंने क्या लिया है, टाइम। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू यहां से निकालो, ए की वैल्यू निकालो, क्या आती है, ए की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, दैट इज द के टी, ए उस साइड ले गए, ए नोट माइनस के टी, यानी कि टाइम को जैसे जैसे बढ़ाया
टाइम को जैसे जैसे बढ़ाया ए की वैल्यू यानी कि कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। यहाँ स्लोप कितना आएगा, यहाँ स्लोप आएगा माइनस के, और इंटरसेप्ट कितना आएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा दैट इज द ए नोट। ठीक है, जब हम फर्स्ट ऑर्डर पे पहुंचे तो वहां क्या है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कि इस साइड अब की बार क्या है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, और इस साइड क्या है, एक्स एक्सिस के दौरान दैट विल बी द टाइम। तो यहां से देखो टाइम को बढ़ाओगे नेगेटिव टर्म बढ़ेगी, ये वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का इन दिस केस भी क्या आएगा, ग्राफ आएगा। यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप वहां पे माइनस के था, यहाँ पे क्या है, माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, इन दिस केस जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी द लॉग ऑफ ए की इनिशियल कंसंट्रेशन। सिमिलर वे में जब हम सेकंड ऑर्डर के केस पे आए तो वहां क्या है, 1/a मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन, यहां है 1 अपॉन कंसंट्रेशन, और इस साइड क्या है, एक्स एक्सिस के दौरान क्या है, दैट इज द टाइम। तो टाइम को बढ़ाया तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती गई, बढ़ती गई, ये लो जी बढ़ती गई। ठीक है, तो इन दिस केस जो स्लोप आएगा वो कुछ चेंज हो जाएगा। स्लोप कितना आएगा, के आएगा प्लस में के, और जो इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट कितना आएगा, 1 अपॉन ए नोट। और जब थर्ड ऑर्डर के केस में आए तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा। यहाँ आएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन ए का स्क्वायर है, और एक्स एक्सिस के दौरान क्या है, दैट विल बी द टाइम। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से इंक्रीजिंग में ग्राफ आएगा यूं। ठीक है, जहां पे इसका जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, स्लोप यहाँ पे आएगा 2k, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे 1 अपॉन ए नोट। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाय द ग्राफ भी आप क्या कर सकते हो, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर को आप डिफरेंस कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी सेकंड ऑर्डर। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन अपने पास कोई रिएक्शन है ए टू पी कोई रिएक्शन है मान लो, और इस रिएक्शन के लिए मैंने 4 अलग अलग ग्राफ प्लॉट किए। एक ग्राफ किया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, एक किया लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, एक किया 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, और एक किया 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में इस रिएक्शन के लिए। और देखा कि ये जो चारों ग्राफ हैं वो चारों के चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है इन चारों से। मान लो सेकंड ऑर्डर वाला मैच कर जाए इस रिएक्शन को, तो हम नाम दे देंगे इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर। यदि फर्स्ट वाला ये लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैच कर गया तो नाम दे देंगे फर्स्ट ऑर्डर, और यदि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मैच कर गया तो वहां पे नाम क्या आ जाएगा उसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ डिफरेंस थे। पहला डिफरेंस हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बीच में। सेकंड जो ग्राफ है, मतलब जो सेकंड जो मेथड था दैट इज द ग्राफिकल मेथड, उसको भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टी हाफ लाइफ टाइम जो है इन सभी के लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसको और हम करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा आप। देखो हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखते हैं सभी का, क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं। तो जीरो ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2t, जहां पे 2k सॉरी टी नहीं, यहाँ पर रेट कांस्टेंट के आता है, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, जहां पे ए जो है ये जो ए है वो है क्या, दैट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इट मींस जीरो ऑर्डर के केस में जो टी हाफ है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। जब हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में आते हैं तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपॉन के, यानी कि टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी कि इट मींस दैट मींस टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन initial concentration of
रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ, देखो यहाँ पे टी हाफ क्या है, यहाँ 1 के यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली वो डिपेंड कर रहा है। और सेकंड वन इज द थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर और देन उसका क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यदि मैं कॉमन यदि जनरली देखूं दैट इज द nth ऑर्डर कोई रिएक्शन हो, उस केस में जो टी हाफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी आएगी डायरेक्टली डिपेंड करेगी a नॉट की पावर 1 माइनस n के ऊपर। डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगी, 1 माइनस n के ऊपर वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड आता है वो अलग अलग आता है। टी हाफ जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। यहाँ सेकेंड ऑर्डर में क्या है, डिपेंड कर रहा है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में डिपेंड कर रहा है बट स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इन तीनों को जनरली में देखूं nth ऑर्डर के लिए तो क्या बनेगा, टी हाफ की वैल्यू बनेगी a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। यहाँ पुट करते जाए n की वैल्यू, वो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है, अब अपने को क्या करना है, यूनिट निकालनी है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस प्रकार से निकलेगी, यूनिट देखते हैं किस प्रकार से निकलेगी। एक बार इनको मिटा देता हूं, ठीक है। यूनिट देखते हैं किस प्रकार से निकलेगी, रेट कांस्टेंट यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके। देखो यहां पे जो k की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पे k रहेगा a/2k। अब एक यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की जो होती है टी हाफ की वैल्यू होती है वो होती है सेकंड में। यानी कि यहाँ यूनिट क्या आई, मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां देखो k की वैल्यू क्या है 0.693 टी हाफ, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि ओनली क्या आई है, सेकंड इनवर्स। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर केस में जो k की वैल्यू है वो आई है 1 टी हाफ इंटू में a, यानी कि सेकंड इंटू में मोल पर लीटर। आंसर क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट जो है केस दैट इज द थर्ड वन ऑर्डर रिएक्शन, उस केस में k की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में 2k भी आएगा, यहाँ पे साथ में ध्यान रखना 2k है, ठीक है। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, वो ये आएगी कि 3/2 टी हाफ इंटू में a का स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड एंड मोल पर लीटर का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, मोल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ऊपर जाएगा लीटर स्क्वायर बनेगा, सेकंड इनवर्स बनेगा। और nth ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू में सेकंड इनवर्स। ये क्या है nth ऑर्डर के केस में। तो आप यहां से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जीरो ऑर्डर के केस में रेट जो कांस्टेंट यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर केस में है सेकंड इनवर्स एंड सेकंड ऑर्डर के केस में है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स एंड देन थर्ड ऑर्डर के केस में है मोल इनवर्स लीटर टू सेकंड इनवर्स। यानी कि जनरली यदि देखूं nth ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू में सेकंड इनवर्स। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया जाता है, क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि A to P कोई रिएक्शन गिवन है, इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ठीक है, और उसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो आप देख लेना रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। अगर यूनिट सेकंड इनवर्स में हुई तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, अगर यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड में हुई तो जीरो ऑर्डर हो जाएगी, और अगर यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स में होगी तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। अगर रेट कांस्टेंट यूनिट मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स में होगी तो कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, दैट विल बी द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन किस किस के बीच में, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन के बीच में
किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहला डिफ्रेंशिएट हमने ये किया कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, दूसरा डिफ्रेंशिएट किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग क्या बनेगी, तीसरा डिफ्रेंशिएट ये किया कि हाफ की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग रही, चौथा डिफ्रेंशिएट ये किया, डिफरेंस ये देखा हमने जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो क्या आई अलग अलग। आई होप ये आप लोगों के लिए ये जो कंसेप्ट मैंने आज आप लोगों को बताया है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोग मुझसे कनेक्ट रहोगे। तो उसके लिए अगर कोई नया स्टूडेंट यदि ऐड हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।